हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के बारे में। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट पर डिस्कस किया था कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो भी यूनिट है उसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर है, लेकिन उसमें जो यूनिट है वो कॉमन नहीं है। कुछ ही टॉपिक कॉमन था और बहुत सारे टॉपिक कॉमन नहीं था, तो हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि किस किस ब्रांच वाले को कौन कौन सा यूनिट और कितने मार्क्स का पढ़ना है। तो ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में था। तो सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में विचार करने वाले हैं पहला यूनिट पे, जो कि इंटीग्रेशन है और हम वहाँ से 20 नंबर का पूछता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपके एग्जाम के व्यू से और नॉलेज के व्यू से। ये कम से कम 20 से 25 दिन क्लास चलने वाला है, तो इसीलिए 20 से 25 दिन तक हम लोग इंटीग्रेशन में बने रहेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में हम लोग सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन उस पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन पे भी विचार करने वाले हैं जो कि आपको लेटर एंट्री में पूछेगा। जब आप लोग बीटेक करना चाहोगे या फिर हायर लेवल का कोई एग्जाम देना चाहोगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, लेट किए बिना हम लोग इंटीग्रेशन पर विचार करते हैं। इंटीग्रेशन को स्टूडेंट्स हिंदी में समाकलन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? समाकलन। अब देखिए, इंटीग्रेशन को जो डिफाइन किया गया है ना स्टूडेंट्स, वो डिफरेंशिएशन के आधार पर, मतलब जो हम लोग फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन में जो भी कैलकुलेशन होता है उसका अपोजिट कैलकुलेशन इंटीग्रेशन में होने वाला है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है कि द रिवर्स प्रोसेस, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, इसको हम लिख देते हैं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट प्रोसेस होगा, जो उल्टा प्रोसेस होगा, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि अगर आप sin x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है cos x। हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए, डिफिनीशन के अनुसार sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो इसका मतलब है कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ये तो अपोजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए इंटीग्रेशन cos x इंटू dx बराबर sin x। तो हम क्या देख रहे हैं कि sin x एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? त्रिकोणमिति का फंक्शन है। और इस sin x का जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड किए तो हमारा आंसर आया है cos x। और जब इसी cos x का हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया स्टूडेंट्स, तो आया है हमारा क्वेश्चन यानी sin x। हम देख रहे हैं कि जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका जो आंसर आया, उस आंसर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा वही क्वेश्चन आता है जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है। इसीलिए इसका डिफिनीशन दिया गया है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन कहलाता है। समझ गए होंगे डिफिनीशन के अनुसार। जैसे कि अगर हम बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, d/dx log x, log x का जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो इसका आंसर आएगा 1/x। और फिर हम ये 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा log x। ठीक है, इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, यहाँ होता है log x। आपको कि सर इंटीग्रेशन तो हम पढ़े ही नहीं, तो कैसे? तो हम लोग पढ़ेंगे। डिफिनीशन को समझाने के लिए हमने डायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए, हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट और डेफिनिट में भी बहुत सारे पार्ट होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, जिस फंक्शन को हम बहुत सारे मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। इसको मिटाते हैं। पहले लिखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, indefinite integration and definite integration।
लिखिएगा आप लोग, कॉपी और कलम साथ साथ रखना ताकि आप लिखते जाओ और अच्छे से समझते जाइए। पहला हो जाएगा स्टूडेंट्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल। दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स डेफिनिट इंटीग्रल ना। अब देखिए इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल में क्या अंतर है। इसमें कोई रेंज नहीं दिया गया है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित समाकलन और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित समाकलन। बाबू इंडेफिनिट का मतलब है इसमें कोई रेंज नहीं दिया रहेगा। विदाउट रेंज का हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल। और डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है निश्चित, इसमें एक रेंज दिया जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया जाता है और दोनों पॉइंट के बीच ही हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो अब देखिए इसका कुछ अलग भी नाम होता है। जैसे एक आदमी का बहुत सारे नाम होते हैं, एक आदमी को बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, तो उसी प्रकार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दो अलग अलग नाम भी होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइनो। इसका फर्स्ट नाम तो इंडेफिनिट है तो हम इसको ए कर देते हैं। इसका नाम होता है प्रीमिटिव। बहुत अच्छा नाम लगा है, बहुत छोटा भी नाम है। बी एंटी डिराइवेटिव ना। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दो अलग अलग नाम है, प्रीमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। प्रीमिटिव भी कहेंगे तो पता चलता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है, डेरिवेटिव मतलब होता है डिफरेंशिएशन, एंटी मतलब होता है उसका अपोजिट, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू डिफिनिशन। तो उसी प्रकार से इसका नाम भी रख दिया गया एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का अपोजिट, एंटी हो गया एंटी डेरिवेटिव। तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि फाइंड प्रीमिटिव, तो समझ जाना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रही है। अगर उसमें बोला गया कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव, तो वहां भी समझ जाना कि इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात हो रहा है। इसका स्टूडेंट सिंबल जो होता है इस बड़ी एस के तरह ना, ये एस है ना, बहुत बड़ा एस की तरह देखिए। अब आप कहोगे सर ये ऐसा ही सिंबल क्यों दिए, तो हम इसी वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक में बात करेंगे कि ये जो सिंबल है क्यों दिया गया और कहां से दिया गया और किसने दिया। ठीक है, तो अभी बस समझ जाइए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में इसमें जो सिंबल होता है बाबू, ये होता है इस तरह। अब कहोगे कि दोनों का सिंबल तो एक तरह है। हाँ, दोनों का सिंबल एक तरफ है, एक जैसा है, लेकिन इसमें होता है नीचे में ए और ऊपर में बी। आप कहोगे ए और बी क्या है, तो स्टूडेंट्स ए जो है इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट है और बी जो है इस इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है। आप कहोगे आप क्या हम ए और बी से ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ए बी हमने इसीलिए दिए कि आपको समझने के लिए। आप यहाँ इसके जगह पे पी क्यू भी दे सकते हो, अल्फा बीटा भी दे सकते हो, एक्स वाई भी दे सकते हो, 1 से 2 भी दे सकते हो, 3 से 4 भी दे सकते हो, -1 से -2 दे सकते हो, -1 से +1 दे सकते हो, -π से +π, 0 से π से π/2 से π, 0 से π/2। मतलब आप इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कुछ भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हो और उसके बीच आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई रेंज नहीं है, किसके बीच हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इसमें कोई रेस्ट्रिकेट नहीं लगाया है। आप इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, बस हो गया। इसमें कोई लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट कि हमें उसके बीच वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेस्ट्रिकेट लगा दिया है, मतलब क्या, प्रतिबंध लगा हुआ है कि आपको जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो ए और बी के बीच ही फाइंड करने हैं। यानी हम और आपके बीच एक रिलेशन है ना, स्टूडेंट्स और टीचर का। अगर आप लोअर लिमिट है तो हम अपर लिमिट हैं, अगर हम लोअर लिमिट हैं तो आप अपर लिमिट हैं। हम दोनों के बीच एक रिलेशन है ना, हम दोनों के बीच ही तो एक रेंज हो गया ना। उसी प्रकार से ये एक रेंज हो गया ए और बी, और इसी के बीच हम अगर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये कहलाएगा डेफिनिट इंटीग्रल ना। तो स्टूडेंट्स इसको मिटाते हैं, ये टाइप हो गया आपका। और यहाँ से ये भी लिख देते हैं, ये इसमें भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और यहाँ से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो दोनों से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए दोनों पे हम लोग बराबर विचार करेंगे। लेकिन इंडेफिनिट पे कुछ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इंडेफिनिट अगर हम पढ़ लेंगे तो डेफिनिट समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स
अब कुछ इंटीग्रेशन पे और हम लोग फोकस कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन डिफिनीशन पढ़ लिए, उसके टाइप पढ़ लिए, अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक वर्ड आया है समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़ ना, मतलब जोड़ना, किसको? फंक्शन को। मतलब इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का समेशन जोड़ ही इंटीग्रेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि समेशन का मतलब जोड़ होता है। समेशन का पहला लेटर है एस, और एस कैसा है? इंटीग्रेशन का सिंबल की तरह। तो हमने बतलाया था कि कहाँ से आया, तो आया है समेशन के पहले लेटर से। जिस मैथमेटिशियन ने इंटीग्रेशन के बारे में बतलाया, उन्होंने कहा कि समेशन का पहला लेटर देखो एस है, और एस का मतलब होता है जोड़, इसीलिए इसी सिंबल को क्यों ना इंटीग्रेशन के सिंबल के रूप में यूज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन का सिंबल ज़्यादा देर ना करते हुए इस लेटर को ले लिया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन का जो ये सिंबल है एस की तरह, हम लिखते हैं यहाँ पे, द सिंबल एस इज selected by first letter of word summation। कहता है कि ये जो सिंबल एस जो है, ये जो एस सिंबल जो लिया गया है, सिलेक्ट किया गया है, ये समेशन के फर्स्ट लेटर एस से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर पूछे तो बोलना कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन, और समेशन का पहला लेटर एस होता है, उसी एस को बड़ा करके सिंबल के रूप में लिया गया है इंटीग्रेशन में। ध्यान रहेगा ना। आगे भी इसमें हम लोग लिखते हैं द सिंबल एस इज गिवन बाय। अब देखिए स्टूडेंट्स, किस साइंटिस्ट ने, मतलब किस मैथमेटिशियन ने बोला कि समेशन का पहला लेटर एस ही इंटीग्रेशन के सिंबल के रूप में लिया जाए? उस मैथमेटिशियन का नाम पता है? उस मैथमेटिशियन का नाम था लेबिनिज। लेबिनिज ने कहा कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और समेशन में जो पहला लेटर एस है, उसी एस लेटर को इंटीग्रेशन के सिंबल के रूप में यूज किया जाए, तो हम उसका नाम भी लिख देते हैं कि द सिंबल ऑफ ये इंटीग्रेशन का सिंबल इज गिवन बाय लेबिनिज। लेबिनिज, LEIBNITZ। लेबिनिज एक मैथमेटिशियन था। उन्होंने कहा कि समेशन का पहला लेटर एस जो है, उसी को इंटीग्रेशन के सिंबल के रूप में यूज किया जाए ना। तो छोटे छोटे बिंदुओं पे हम गौर कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा दिलचस्पी बढ़े, आपको मजा आए पढ़ने में। क्योंकि इंटीग्रेशन को हम एक ऐसा खेल की दुनिया बनाना चाहता हूँ कि आप लोग मस्ती से उसको पढ़ें, सीखने का प्रयास करें, और हम प्रयास करेंगे आपको मस्ती में सिखाने का। ठीक है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन हाँ, जब भी मैथमेटिक्स या कोई भी पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सो के मत पढ़िएगा ना। ऐसे ले लीजिएगा और मोबाइल देख रहे हैं, चल रहा है फिल्म, ऐसे नहीं। पता चलेगा कि सुते सुते सो गए और फिर मुंह पे गिर गया मोबाइल ना, आपका नक्शा बदल जाएगा। लेकिन जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो बेंच लगाइए, कुर्सी लगाइए, बैठ जाइए आराम से, आगे मोबाइल या लैपटॉप रखिए, आगे कलम कॉपी रखिए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। देखिए कितना मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो बार बार वीडियो देखिएगा थोड़ी मजा आएगा। और लिखिए इसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। पहला यूज देखिए, मतलब इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है? जब आपको जॉब होगा, फील्ड में जाओगे या ऑफिस में जाओगे तो आपको दे दिया जाएगा, बाबू इंटीग्रेशन बनाओ, क्या पढ़े हो? ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करता है। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हम जिस फील्ड में, जिस ऑफिस में या फिर जहाँ भी रहते हैं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है।
ऐसा नहीं है कि जब जॉब होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अभी दुनिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है कि कोरोना वायरस ना, तो पूरी अब दुनिया उससे जूझ रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए, उसका दवाई खोजने के लिए कहीं ना कहीं माइंड अप्लाई कर रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कोरोना एक बीमारी है और हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो माइंड लगा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है वो सिलेबस से रिलेटेड है। हम दवाई खोज रहे हैं, इसका मतलब बायोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, जूलॉजी पे ध्यान रहे हैं, मतलब बायोलॉजी के पोर्शन पे हम फोकस कर रहे हैं, और प्रकार के हम माइंड अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का भी माइंड अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो भी हम उसमें टेक्निक यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई से रिलेटेड ही होता है। जो हम अपने लाइफ में सब्जेक्ट पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें टेक्नोलॉजी अप्लाई होता है। तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है? तो इंटीग्रेशन का यूज हमारे लाइफ में हर जगह होता है। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारे देखिए सामने में ये कैमरा है, ट्राइपॉड है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ट्राइपॉड जो है, इसका कहेंगे हम एरिया फाइंड करने के लिए, तो आप कहोगे कि सर ये तो डायमेंशन लेस है, मतलब इसका कोई फिगर ही नहीं, ये किस टाइप का फिगर है जो हम इसका इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करें। अगर रेक्टेंगुलर टाइप का होता तो एरिया फाइंड कर लेते, सर्कुलर होता या फिर आपका सिलेंड्रिकल होता, कोन होता, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्फेरिकल होता, या क्यूब होता, क्यूबाइड होता, या फिर आप कह सकते हैं इसको रेम्बस होता, तो पॉलीगोन होता। तो हम इसका एरिया, पेरीमीटर, जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सब चीज़ हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन ये तो इसका तो कोई शेप ही नहीं हुआ। तो जरूर सही बात है, तो जिसका शेप अच्छा से हो, जिसका फार्मूला अवेलेबल है, हम उसका एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कर्व जिसका एरिया निकालना बहुत ही मुश्किल हो, तो वहाँ पे हम एक टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। उस टेक्नोलॉजी का नाम होता है इंटीग्रेशन। जैसे कि आपको पहाड़ी इलाका में भेज दिया जाएगा और कहेंगे वहाँ पे एरिया निकालने के लिए, और वहाँ पे आप घर बनाना चाहते हो, तो क्या आप अच्छे से एरिया उसका निकाल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जमीन ऊबड़ खाबड़ है, कहीं इतना ऊंचा है, कहीं इतना ऊंचा है, गिर जाएंगे ऐसे खत्म ना। कहीं कहीं घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि घर बना हुआ है, इतना बड़ा पत्थर है, उस पत्थर पे घर बना हुआ है ना, हमको और लगता है ये तो पत्थर गिरेगा तो बहुधा मरिए जाएगा। लेकिन आज गए घूमने के लिए तो भी देखिए उस पत्थर पे घर बना हुआ है, और 10 साल के बाद भी गए तो उस घर को देखिए वही पत्थर पे बना हुआ है। अब बुढ़ापा में गए तो वहीं भी देखिए घर बना हुआ है, आप गए, आपके आने वाला पीढ़ी भी जाएगा तो वहीं पे घर बना हुआ है। मतलब एक वहाँ पे एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है ना कि वो जल्दी घर टूट के गिरता नहीं है। मतलब कि वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का यूज किया है, उसका एरिया निकाले होंगे, उसका सर्वेइंग किए होंगे, तो कहीं कहीं हमने वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज किया वो इंटीग्रेशन का था ना। जैसे कि देखिए कर्व है, एक कर्व ऐसा है ना, एक कर्व मान लेते हैं, इस तरह से कर्व है, और हमें कहता है 0 से 2, मतलब यहाँ तक में इसका एरिया निकालें। अब बताइए ये जो भाग है ये कैसा है? ये ऐसा भाग है इस तरह से, ये बताइए क्या है? इसका एरिया आप निकालिएगा। ये फिगर पे कोई फिगर ही नहीं है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें देखिए लिमिट दिया है 0 से लेके 2 तक ना, 0 से 2 तक इस पार्ट का हम एरिया निकाल लेंगे। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, तो एक पार्ट का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 एरिया ना, दोनों पार्ट का एरिया। तो ऐसे ऐसे फिगर का, जैसे कि इसे दे देंगे, देखिए ये ना, और ये वाला दे देंगे भाग, और कहेंगे कि एक भाग का एरिया निकालिए ऐसा। तो देखिए ये जो एक भाग है कैसा है, इस तरह से। अब इसका कैसे एरिया निकालेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मानिए 0 दे देते हैं और यहाँ पे 4 देते हैं, तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 to 4। यहाँ पे अगर हम नीचे ऊपर देते हैं तो 0 से 4, एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। अगर चारों पार्ट का एरिया कहेगा निकालने के लिए तो चारों को जोड़ देंगे, यानी इसको 4 बार जोड़ देंगे या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ऐसे भाग का जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व, मतलब एरिया फाइंड करने में। आपको कहेगा इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है, तो कर्व का एरिया फाइंड करने में। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फाइंड ऑफ एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व ना। कैसा कर्व? वो एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, मतलब बहुत ऐसे प्रकार के कर्व जिसका आसानी से एरिया नहीं निकाल सकते हैं, वैसे कर्व का एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कर्व। थर्ड लिख सकते हैं सैटेलाइट में इसका भी यूज होता है,
सैटेलाइट में यूज होता है। कहोगे अब सैटेलाइट में यूज क्या होता है? अब देखो कि सैटेलाइट, अगर कोई भी सैटेलाइट को अगर हमें एटमॉस्फेयर में छोड़ना है तो धरती से छोड़ रहे हैं ना, सरफेस से, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो लेवल। और कहाँ तक छोड़ना है, कितने ऊंचाई पे उसको जाके छोड़ना है, तो जो ऊंचाई है वो हमारा क्या हुआ, लास्ट बिंदु हुआ। जहाँ से छोड़ रहे हैं वो जीरो हो गया, और जहाँ पे उसको छोड़ने जा रहे हैं वो एक जो लास्ट बिंदु होगा, फाइनल बिंदु होगा, उसके बीच में सैटेलाइट रहेगा। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो कहीं कहीं यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इंटीग्रेशन का यूज किया। तो सैटेलाइट में भी इसका यूज होता है। अब देखो अगर हमको मिसाइल छोड़ना है ना, यहाँ से इंडिया से मिसाइल छोड़ेंगे, चाइना को बर्बाद करना है, तो बताइए चाइना कितने दूर में है। तो अगर हम इंडिया से छोड़ें तो इंडिया हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट और चाइना हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। जाएगा इसे से मिसाइल जाएगा, चाइना को मार के चलाएगा, आएगा नहीं, बस वहीं सुद्धा कर देगा। तो बताइए यहाँ पे हमने क्या किया, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज किया है। जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 नंबर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये यूनिट में भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और कंप्यूटर ब्रांच वाले स्टूडेंट को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो हम उस यूनिट में जाएंगे तो इसके बारे में पीएचडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन यूज होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जितना भी क्वेश्चन होता है उसको इंटीग्रेशन के मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ना जो लिमिट लिया जाता है ना, वो जीरो से इन्फिनिटिव लिया जाता है। मतलब ये जीरो हो गया, इन्फिनिटिव बहुत दूर। अब बताओ कितना दूर पता चल रहा है? कितना ऊंचाई तक जाएगा, इन्फिनिटिव का मतलब अंत ही नहीं हो रहा है। एक ऐसा लिमिट ले लिया गया बहुत ही डिफिकल्ट। लोअर लिमिट जीरो लिया तो चलो बढ़िया, जीरो फिक्स है, लेकिन प्लस इन्फिनिटिव लिया गया। बताओ प्लस इन्फिनिटिव कितना दूर तक जाएगा, इतना बड़ा लिमिट लिया गया है ना। तो ऐसे लिमिट में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज मतलब उसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन के माध्यम से होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, इसका जो एप्लीकेशन होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें इंटीग्रेशन यूज होता है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिट क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी। 5 नंबर लिख सकते हैं स्टूडेंट, फोरियर सीरीज में, फोरियर सीरीज में। आप कहोगे फोरियर सीरीज भी तो हमारा यूनिट है स्टूडेंट, सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को पढ़ना है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब फोरियर सीरीज में भी हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। आप कहोगे फोरियर सीरीज क्या है स्टूडेंट? अब देखिए फोरियर सीरीज में क्या होता है, लाप्लास में हमने पढ़ा जीरो से इन्फिनिटिव, लेकिन उससे भी नहीं रहा गया मैथमेटिशियन को, उन्होंने कहा नहीं अब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। अब इधर भी चल जाओ प्लस इन्फिनिटिव और इधर भी चले जाओ माइनस इन्फिनिटिव। अरे बात कर रहा हूँ प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव का। अगर ये जीरो है तो इधर माइनस इन्फिनिटिव और इधर प्लस इन्फिनिटिव, और अगर ये हमारा लोअर लिमिट है तो ये हमारा होगा अपर लिमिट। और ये दोनों के बीच जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो फोरियर सीरीज में करते हैं। और फोरियर सीरीज का जो सॉल्यूशन करते हैं वो इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं, इसीलिए हम फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। अगर हम इधर जाते हैं ऐसे करके तो ये हो गया हमारा नेगेटिव इन्फिनिटिव, और इधर ऐसे करके जाते हैं तो ये होगा हमारा प्लस इन्फिनिटिव। मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव की तरफ गए तो इसका मतलब हो गया फोरियर सीरीज। मतलब फोरियर सीरीज का सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन के हेल्प से। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही हम लोगों ने, इतना ही नहीं थोड़ा और पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ।